हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशल जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आज यहाँ पर आपका जो पेपर होता है, चाहे सीटेट का फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, उस पेपर में हम यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का यहाँ पर लेक्चर 1 लेकर आए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पैडागोजिकल क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चनों की बात करेंगे, पैडागोजिकल क्वेश्चन की, और यहाँ पर उनके बेसिक बात करेंगे पैडागोजी में कि बेसिक क्या होते हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है। क्योंकि मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यदि देखा जाए मैथ्स का सेक्शन, क्योंकि हमारे आप जो भी भाई बहन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डर होता है मैथ्स के लिए होता है। और मैथ्स में भी क्या इसका पैडागोजी का, क्योंकि आपके लॉजिकल क्वेश्चन जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो हो जाते हैं, उन्हें तो आप कर लेते, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में आए हैं। तो आप यहाँ पर जो देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, पेपर को देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जो आपको आने वाले जितने भी सीटेट, टेट या यूपी टेट के एग्जाम होंगे उनमें आपके हेल्प करेंगे। यहाँ रीट हो या चाहे आपका एमपी टेट हो, उनमें भी आपको ये हेल्प करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मेरे बारे में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लगभग मुझे 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर आप अलग अलग लेवल पर आप पढ़ा चुके हैं, और आपके बीएड, एमएड और एमबीए यहाँ पर क्लियर है, कॉलेज के लेवल पे पढ़ा है। तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर साथ में स्टडी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पर मैं आपका भाई या आपका दोस्त, आपका जो भी आप समझे, मैं तेजेंद्र आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन या 31 कह लीजिए, तो 31 से शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन 31 का आपको आंसर बताना है। यदि आपको लगता है कि आपका आंसर यही है और आप बाद में बता सकते हो, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ अपना बता भी सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, या 30 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके 30 जो क्वेश्चंस होते हैं, पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग लास्ट वीडियोज़ में बना चुके हैं। तो आप जो पैडागोजी का जो सेक्शन है सीडीपी का, वहाँ पर आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पर हम यह जो मैथमेटिक्स की है इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है और 3 सेक्शन में 10 क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि यदि हम लोग एक्सप्लेन भी करें और भी करें तो लंबा सेशन हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नहीं, बल्कि आपको क्लियर बताएंगे क्या है उसके पीछे का बैकग्राउंड आंसर होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखा जाए। तो यदि हम लोग बात करें द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पर नहीं रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 गणित अवधारणाओं को समझना, मतलब गणित अवधारणाओं को समझना चाहिए। दूसरा गणितीय भाषा का विकास। तीसरा गणित की समस्या को जवाब देने में सटीकता। चौथा यहाँ पे तर्क कौशल का विकास। चलिए देखिए, यहाँ पर यदि बात करते हैं गणित की अवधारणा को समझना, बिल्कुल बात सही है, ये तो होना चाहिए। गणित की अवधारणा को नहीं समझेंगे कि गणित क्या है, किस तरीके से उसका यूज होता है, तो उसका फ़ायदा क्या हमारा। गणित भाषा का विकास, मतलब हम जो गणितीय भाषा का यूज करते हैं, गणितीय क्वेश्चंस करते हैं, उनका भी समझ में होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। भाई देखो, जब बच्चा सीख रहा है, किस लेवल पे सीख रहा है, प्राथमिक कक्षाओं पर है, तो यहाँ पर बच्चा सीख रहा है तो गलतियाँ तो करेगा बच्चा। तो यहाँ पर सटीकता तो देखो आसपास हो सकता है आंसर, उसका एकदम करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल बात गलत है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, है ना। थर्ड तर्क कौशल का विकास, बच्चों का तर्क कौशल तो विकास करना ही चाहते हैं भाई, ये हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो हम यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड इसका सही नहीं, तो इसलिए इसका थर्ड आंसर माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस पर किया जाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा जो होती है, मतलब हम लोग यहाँ प्रारंभिक या प्राइमरी लेवल पे होता है, तो उस पर यहाँ पर अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री स्टेज, मतलब जब हम एलिमेंट्री स्टेज के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। भाई सबसे पहले बच्चा यहाँ पर ड्राइंग पिक्चर बनाएगा, चित्र बनाएगा,
या सेकंड प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, या अनुभव प्रदान करना, या भाषा के माध्यम से समझना। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले अनुभव क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे को, है ना। सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये पहले नंबर पे आएगा हमारा, इसे हम लोग फर्स्ट स्टेज पे रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए आपका, भाषा के माध्यम से समझना, उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। भाई भाषा उसका समझ आएगी। फिर उसके बाद चित्र बनाना, जब भाषा बनाने कर लिया तो अब वो तीसरे नंबर पे क्या रखा जाना चाहिए, चित्र बनाना सीखना चाहिए उसका। अब एक बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो उसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, कि उनका यूज कैसे किया जाना चाहिए। अब इस तरीके से आपने देखा हो कि यहाँ पर सेक्शन कौन सा सही होगा, 1 सही होगा या सेकंड सही होगा या थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा, आपको आंसर अपने आप से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में पहले थर्ड आ रहा है, इसको फर्स्ट रखा था हमने। फिर यहाँ पर फोर्थ आ रहा है, ये सेकंड था, ये थर्ड हमने रखा था, थर्ड फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। और सेकंड आपका लास्ट में आ रहा है, ये फोर्थ में रखा था हमने। तो इस तरीके से सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और या क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्या घटाई है। अब देखिए यहाँ पर आ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर एज ऑन अबलो, यानी कि यहाँ पर आपने बच्चे ने देख रहे हैं, बच्चे ने यहाँ पर घटा दिया। अब बच्चे ने क्या किया कि ऊपर से नीचे का नहीं देखा, ना नीचे से ऊपर का देखा, कुछ नहीं देखा, उसने बस घटा दिया। भाई 7 में से 3 गए बच्चे 4, 8 में से 2 गए बच्चे 6। अब यहाँ पर ऊपर को नीचे कर दिया, यहाँ से नीचे से ऊपर कर दिया। अब देख रहे हैं ना बच्चे ने क्या गलती करी, कैसे समझे। अब आप समझ के बताइए क्या उसने गड़बड़ करी। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने में संबंध, मतलब बच्चा सीख तो रहा है लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग सब्सट्रैक्शन। पहला, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा, यानी कि द चाइल्ड हैज मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन, मतलब उसके जो प्लेस वैल्यू है सब्सट्रैक्शन का उसे नहीं पता है, ठीक है। देखते हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना चाहिए। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्सट्रैक्ट, मतलब बच्चे को नहीं पता कि कैसे घटाना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। द चाइल्ड नोन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द रिपीटेड प्रैक्टिसेस। भाई देखो यहाँ पर क्या है, बच्चा घटा तो रहा है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत, बिल्कुल बात सही है। जो पहला सही है यही आपका आंसर होना चाहिए। बच्चा नहीं जानता कि भाई बच्चे ने घटाया तो सही, 8 में से 2 गया, अब ये घटाना तो है ना, लेकिन इस बात को इसमें नहीं कह सकते हम लोग। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं का घटाव की प्रक्रिया हाँ जानता तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं जानता, यह एक गलती है। बात तो गलती है लेकिन इसे हम बार बार अब बच्चे को नहीं बताएंगे कि किस तरीके से ठीक करना है, क्या सही है क्या गलत है, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, एक मीन्स उसके माइंड में कैसा मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू पे, यानी कि प्लेस वैल्यू पे किस संख्या पर क्या होना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए, तो इसके बारे में उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मैथ्स का, यहाँ पे 34। अधिगम और आकलन के चक्र निम्नलिखित चरणों को क्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टेप साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट, लर्निंग और असेसमेंट का जो साइकिल होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो आपको बताना है। पहले शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। 4th, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा किस तरीके से होना चाहिए, 1 सेकंड पहले या फर्स्ट पहले या थर्ड पहले या फोर्थ पहले। अब आपको बताना है यहाँ पर या सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना सिस्टमेटिक लगाइए उन्हें कि बच्चा क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, तभी तो हम लोग आगे वर्क करेंगे ना। बिना प्लानिंग के कैसे काम हो जाएगा भाई। प्लानिंग बनाते हैं पहले, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एंड टीचिंग ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट, कैसे हम टीचिंग करना है, तो पहले सेकंड हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षण उसके एकीकृत करेंगे, पहले इंटीग्रेटेड करेंगे उन एक्टिविटी को जो हम लोगों को
करनी है, ये सेकंड हो गया। फिर उसके बाद में रिपोर्ट बनाएंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा, और लास्ट में फीडबैक होगा। क्या होगा हमारा, अच्छा यहाँ पर 34 का लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, फीडबैक। लास्ट में तो आता है ना भाई प्रतिपुष्टि फीडबैक, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ, जो फोर्थ है फोर्थ हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें सेक्शन कैसे कैसे हमने दिया है भाई। हमारा जो सेकंड वाला है उसे फर्स्ट कर देंगे, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड कर देंगे, थर्ड का थर्ड रहेगा, फोर्थ का फोर्थ रहेगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। पहले आप प्लानिंग करेंगे किसी काम की, प्लानिंग करने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड करेंगे सारे वर्क को, फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में फीडबैक देंगे। ये आपका प्रोसेस होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 कह लीजिए मैथ्स का 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर, यानी कि हम लोग जो रोमन अंक होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं, उनका आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों के जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। जैसे कि हम लोग डेली यूज की जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे भी तो करते हैं भाई, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम लोग। रोमन नंबर को लिखना चाहिए ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब वो हम चीज़ यहाँ पर बताएंगे। यानी कि वाई आर रोमन नंबर्स नॉट बी कॉमनली यूज इन द राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या करते हैं, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। दूसरा देखिए, द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, सो कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट टू परफॉर्मिंग द यूजिंग द न्यूमरल्स। मतलब यहाँ पर हम लोग रोमन नंबर को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते, इनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ना घटाना हम लोग नहीं कर सकते इनकी वजह से, आसान सरल भाषा में। दूसरा ऑप्शन देखिए, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, और रोमन न्यूमरल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ये तो बात बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है, हम तो याद कर सकते हैं। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो आसान है, बनाई जा सकती है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते, ऐसे कैसे भाई। हम लोग यदि तरीके से उनको बाउंड्रीज में बांध दिया जाए तो वो तो किया जा सकते हैं आसानी से। तो ये तो है हमारा। अब केवल अकेला बच्चा 1 यहाँ पर, ठीक है। तो इसके यदि 1 को देखिए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। हाँ, ये प्लेस वैल्यू का नियोजन नहीं करते, प्लेस वैल्यू पे कौन सा करेंगे, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके करना मुश्किल है भाई। कैलकुलेशन में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्या होगा, ये आंसर आपका सही होगा। याद तो किया जा सकते हैं भाई, इस बात को भी किया जा सकता है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना भाई किया जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित बिल्कुल भी नहीं भ्रमित। तो ये बात गलत कह रहा है, हम कह रहे सही है, तो एक अकेला रह जाता है, ये इसीलिए आपका 1 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, या इसके क्वेश्चन 6 के बारे में बात कर रहे हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात यहाँ पे आर टीचर एनकरेज द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड। यानी कि जो भौतिक गुण है वस्तुओं के, उन्हें समझाने का प्रयास करता है टीचर। तो उसे क्या करना चाहिए, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होना। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द फ्री टाइम फॉर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, खाली समय में क्यों, कैसे ऐसा नहीं कर सकते ना। दूसरा, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सर्ड्स खेलने का आनंद लेते हैं। यानी कि चिल्ड्रन एंजॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ऑन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्लेइंग डम्ब कैरेट्स। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है भाई इसको आनंद लेना, इसका कोई ऐसा नहीं है ना। मतलब यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने के अवसर देता है और जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। हाँ, ये हो सकता है, इट मेक द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डिपेंड्स देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द शेप। बिल्कुल बात सही है ना। ये क्वेश्चन आपका होगा तो इसका आंसर यही होना चाहिए। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चे के आकारों को परिचय कराती है। भाई ये तो होगा नहीं,
ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा। अच्छा देखिए आप यहाँ पर हम लोग कि यदि आप जो कॉन्सेप्ट है अभी आप समझ पा रहे हैं तो आसानी से आज ही अपने मोबाइल में अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कॉन्सेप्ट के द्वारा अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज ही कोर्स में आप इन्वॉल्व करा सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको नए नए कंटेंट मिलेगा, साथ में आपको PDF मिलेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर MCQ टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लगातार सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर, डाइवर्ट नहीं होगे आपके माइंड, आप एक ही जगह पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ठीक है गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अपने जो रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अपने रिजल्ट में सक्सेस पाओगे और 100% पाओगे आप यदि हमारे साथ में बराबर प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे, प्रॉपर टाइम दोगे अपने आप को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यदि 37 की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन 7, अशिक्षित दुकानदार एक द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। यहाँ पर जो एक इलिटरेट है यानी कि यहाँ पर एक दुकानदार है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके द्वारा किस तरीके से मैथमेटिक्स को उपयोग किया जाता है या उसकी जो किए जाने वाली एक्टिविटी है वो क्या है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, इसको हम कह सकते हैं गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इट्स नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, सभी गणित कक्षाओं को समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। इज़ वेरी यूजफुल इन द सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। हैज़ एम्बिग्विटी एंड द वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। मतलब यहाँ की जब एक दुकानदार है वो इलिटरेट है, बट ठीक है उसे पढ़ना नहीं आता, तो गणित के उपयोगी, हाँ उपयोगी हो सकता है, यहाँ पर क्या नहीं है उपयोगी हो सकता है भाई, कुछ हद तक का बच्चों को बेसिक नॉलेज में सामान्य भाषा में तो समझाया जा सकता है ना उसको। सभी गणित है सब, अभी ये कह रहा है कि सभी गणित में ऐसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है कुछ हद तक का ये ठीक है, में स्पष्ट और बहुत कम, बट ठीक है थोड़ा सा स्पष्ट है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा 4th कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक। मतलब जब हम लोग कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आसानी से, सरलता से हल करना, तो बच्चों को एक जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसके किसके द्वारा किया जा सकता है, आम एग्जाम्पल से लेकर ना समझाते हैं हम लोग, लोकल लैंग्वेज लेके, तभी तो आम भाषा में लोकल लैंग्वेज की, आपकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये वही एग्जाम्पल है कि हम लोग इसको साधारण से अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है आपका। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब यदि टीचर आप देख रहे हैं कि वो अलग अलग समूह के बच्चे हैं, वहाँ पर उसे कैसे संभालेगा, कैसे उसे अंडरस्टैंड करेगा, कैसे उनको डील करेगा। हाउ शुड अ टीचर हैंडल हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब वहाँ पर अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से समझा सकता है, कैसे उन्हें डील कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। अब भाई एक अलग अलग क्षमता वाले बच्चे, उन्हें एक साथ एक जैसे क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, नहीं ना। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित कर भाई एक कक्षा में कैसे समूहित किया जा सकता है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे को सीख सके। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित कर रखकर ताकि वे एक दूसरे से, हाँ ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, देखते हैं इसे भी। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। अब भाई ऐसा कैसे भाई, जो बच्चे क्लासरूम में हैं, जो अच्छे बच्चे हैं या फिर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, क्या उनको क्लासरूम में पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना, ये तो बात गलत है। घर के लिए तो नहीं दे सकते। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ हाँ ये हो सकता है कि भाई जो कुछ बच्चे होशियार है, कुछ बच्चे डाउन है, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, जो होशियार बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें छोटे जो अपने कम समझदार बच्चे उनको दे दो और उन्हें कह दो कि भाई तो इन्हें समझाओ कैसे कैसे। लेकिन हाँ ध्यान रखें कि वो बच्चे पहले से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हो गए, तभी तो दे सकते हो ना, बिना कॉन्सेप्ट जाने कैसे दे सकते हैं आप। ठीक, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो ताकि टीचर का काम बढ़ जाए और आसानी से सरलता से बच्चों में वो डिवाइड कर सकें। अच्छा, यदि आपको ये वीडियो, आपको लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप हमारे लेक्चर को कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अपनी को कोई भी प्रॉब्लम है उसे शेयर करना मत भूलिएगा।
लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर रेफर करिएगा यदि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 या 9 की बात करते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि द लर्निंग आउटकम्स इन द मैथमेटिक्स आर डेवलप। 1. गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, मतलब सच दैट चिल्ड्रन में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर कैलकुलेशन। ऑप्शन 2. विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। 3. बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन 4. वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। भाई यहाँ पर हम बात करें द लर्निंग आउटकम इन द मैथमेटिक्स आर डेवलप, मतलब यहाँ पे गणित में सीखने वाले प्रतिफल किस लिए विकसित किए गए। लास्ट में यदि देखा जाए तो गणित के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। भाई गणित के लिए बच्चों को लघु विधियाँ कैसे बताई जाए, यहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। हम लोग जो क्लासरूम के बच्चे हैं उनको शॉर्टकट बताएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए शॉर्टकट ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए शॉर्टकट नहीं बताए जाने चाहिए। उन्हें समझाकर प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया जाना चाहिए। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाए। भाई बच्चों की उपलब्धि कैसे, शैक्षणिक विभिन्न सबके नहीं कर सकते ना। हम यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स के बारे में बात की जाएगी। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित, हाँ ये माना जा सकता है कि उनकी जो कक्षावार उन्होंने जिस तरीके से दक्षता है, जो उनके अचीवमेंट हैं उसको परिभाषित किया जाए, कितना गेन किया, कैसे गेन किया, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। अच्छा बात कर रहे हैं यहाँ पर इस सेशन का, इस चैप्टर का, या कह सकते हो आज के लेक्चर वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स करके जल्दी से जल्दी कि हमारे आंसर बताने से पहले कि कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। यहाँ पर आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी बतानी है कि वो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है ना। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करे जाए। भाई यहाँ पर टीचर समझा रहे हैं, यह क्या एक एक्टिविटी है बताइए। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, अब यहाँ पर बच्चे जब काउंटिंग करते क्या वो एक एक्टिविटी मानी जाएगी। बच्चों द्वारा श्यामपट से नकल करना, बच्चों द्वारा नकल की जा रही है, क्या वो एक गतिविधि मानी जाएगी, क्या बच्चे एक्टिव है उसमें। प्रॉपर तरीके बच्चों को अन्वेषण में लगाना, चिल्ड्रन इंगेज इन द एक्सप्लोरेशन। भाई यहाँ पर आपको जब बच्चे खुद से वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं, तो वो ऐसी गतिविधि को हम लोग मानते हैं ना एक्टिविटी बेस। तो यहाँ पर जो इसका फोर्थ हो जाएगा बच्चों को अन्वेषण में लगाना, इसका आंसर होगा। यदि देखे शिक्षक समझते हैं कि पर्सन कैसे हल करें, अब समझाते, भाई टीचर ही तो एक्टिव है, यहाँ पर स्टूडेंट तो एक्टिव नहीं है ना, ये तो होगा नहीं। बच्चे द्वारा कविता के रूप में कविता के रूप में गिनती का काउंटिंग किया जा रहा है, वाचन किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर बच्चे एक्टिव नहीं है, वर्क नहीं कर रहा, वो बस केवल बैठा हुआ है, वाचन कर रहा है, उसमें वहाँ पर शारीरिक गतिविधि बहुत कम है। बच्चों द्वारा सैंपल से नकल कर, अब यहाँ पर नकल कर रहा है, बस केवल नकल कर रहा है, कॉपी करता जा रहा है, उसमें खुद का दिमाग लगा रहा है, नहीं लगा रहा उसमें, तो यहाँ पर गतिविधि कहाँ हुई है, ये भी गलत है। तो केवल अकेला फोर्थ सही हो जाएगा इसमें। अच्छा यहाँ पर हम लोग आपसे बताना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारी ऐप है आप देख रहे हो। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो इसका सेकंड पार्ट है, तो हम बात करेंगे 41 से लेकर 50 तक, और फिर इसी तरीके से इसके 51 से लेकर 60 तक बात करने वाले हैं। लगातार वीडियो लेक्चर होगा, ये एक ही क्वेश्चन पेपर है आपका, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से डिस्कस करेंगे। तो लगातार यहाँ पर क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं हम, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।